नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। अनुसूचित जातियां, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। जी हां, आज का विषय हमारा यही है। विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके साथ जिस तरह की स्थितियां थी, अब उनसे पार पाने के बाद बहुत कुछ बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तमाम जो तस्वीरें बदली हैं, ये तमाम तस्वीरें बदली हैं योजनाओं से, उनके कायाकल्प से, उनकी सुरक्षा से, और जो तमाम नीतियां रही हैं उन्हीं के जरिए आज जो नीति है और जो नियति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर आने वाले समय में, भविष्य में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे और ज्यादा इजाफा इसमें देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर जो इनके मजबूती के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उसमें और दूरगामी दृष्टि से ये जो तमाम कीर्तिमान रचते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करें, आर्थिक और सामाजिक यहां पर दृष्टिकोण की बात करें, तो वहां पर भी हमने देखा है कि अनुसूचित जातियों को लेकर तमाम सरकारों की तरफ से पहल चलाई गई और उसके बाद अब न्यायिक व्यवस्था में भी इसमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। क्या है ये बड़े बदलाव और किस तरह से उनके आर्थिक और जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात जो हम कर रहे हैं उसमें कैसे एक दूरगामी परिणाम इसमें निकलते हुए सामने आ रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर नुजहत परवीन खान जी जुड़ी हुई हैं। मैम बहुत स्वागत आपका, जो कि प्रोफेसर एंड फार्मर डीन फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से हैं। मैम बहुत स्वागत। और उसी के साथ डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी हमारे साथ हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी कि CSD से हैं। सर बहुत स्वागत आपका। शुरुआत मैम मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सशक्तिकरण की बात हो, मजबूती की बात हो, और इसके अलावा जो बड़े बदलावों की हम बात कर रहे हैं, हम उनकी बात करें, अनुसूचित जातियां जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं बड़े बदलावों की तरफ इशारा तो कर ही रहा है, लेकिन हम कानूनी अगर प्रक्रियाओं की बात करें और इसके अलावा बात करें तो क्या क्या अमूलचूल जो परिवर्तन है, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे क्या उनके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आए हैं? तो सबसे पहले तो समझ आता है ये योजनाएं देके हम उन्हें ऊपर लाना चाहते हैं, हम उन्हें बराबर बनाना चाहते हैं, हम उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। और इसकी अगर हम थोड़ी सी 1 मिनट में हिस्ट्री जानना चाहें तो जो हमारा समाज है इसमें जब तक हम भारत आज़ाद नहीं हुआ था और उससे पहले का वक्त और इवन उसके बाद का भी वक्त, मगर उससे पहले का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक वंचित समाज था। इनको बहुत सारे तरह के सोशली पीछे थे, यानी कि सामाजिक तौर पे उनको अछूत माना जाता है, अस्पर्श माना जाता है और उनको दूर रखा जाता था। उसी वजह से उनकी जो शैक्षिक योग्यताएँ या शैक्षिक शिक्षा थी उसमें कमी थी, अधूरापन था, और ज़मीनें नहीं थी, गरीबी थी, तो वो एक तरह से आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए। फिर उनके हेल्थ के भी इशू, क्योंकि ज़्यादातर जो ये समाज है इसे अछूत मान के हम उनको वो वाले काम देते थे जो गंदगी के काम होते थे, उनको बराबरी का इंसान नहीं समझते थे। तो उनके हेल्थ की और उनके जो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बहुत सारी जो चीज़ें थीं वो वंचित रहते थे उससे। तो फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने उसमें वैसे तो सबको बराबर बताया, जो भी हमारे हिंदुस्तानी नागरिक हैं वो सब बराबर हैं, सबको इक्वालिटी है। मगर हमें पता था, जो हकीकत थी वो सबको पता थी, गवर्नमेंट को भी, लॉ मेकर्स को भी। तो उसलिए उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे प्रोविज़न लाए, ऐसे अनुच्छेद लाए और उसके अलावा कुछ अलग से भी लॉ बनाए जिससे कि हम जो बराबरी की बात करते हैं वो हकीकत में बराबरी हो। और अगर इस संदर्भ में मैं बात करूं तो एक अनुच्छेद 15 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बात करता है कि गवर्नमेंट वैसे द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि जो हमारा जो कानून और जो समाज है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इनके साथ, और उसके लिए अलग से हम उनको ऊपर बढ़ावा देंगे। जैसे हम उन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे, जैसे हम उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे। तो बहुत कुछ करा गया है और हम इस पर काफ़ी देर चर्चा करेंगे अभी। डॉक्टर राजकुमार जी, आप ही के पास हम आऊँगा। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बड़े अमूलचूल जो परिवर्तन है वो लगातार देखने को मिले हैं। ऐसे में सवाल मेरा ये है कि कैसे इनको मुख्य धारा में लाया गया, उससे जोड़ा गया, और उनके लिए जो तमाम हम योजनाएं कह रहे हैं और न्यायिक प्रणाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में किस तरह से उनके लिए सुगमता बरती गई है जिससे उनको बहुत फायदा मिला है। गत वर्षों में मैं देखता हूं, और मैं खासकर इस वर्तमान सरकार की ओर मैं देखता हूं, तो अनुसूचित जाति और जनजाति
के वर्ग के लिए उन्होंने बहुत एफर्मेटिव एक्शन काम किए हैं। जैसे मैं कई बार देखता हूं कि 2014 में ये सरकार आई, लेकिन 2015 में इस सरकार ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो था उसको और एम्पावर किया। तो जबकि किसी समाज ने, इस वर्ग ने इसकी मांग नहीं की, लेकिन ये सरकार, वर्तमान सरकार इसके प्रति संवेदनशील थी, सेंसिटिव थी, और 2015 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो था उसको एम्पावर किया। उसके अंदर शायद 26 थी, उसको 40+ किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ी। तो मेरा ये कहना है कि ये न्यायिक दृष्टि से है, और ऐसे बहुत सारे हैं। 2018 का भी इशू है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ जजमेंट दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सरकार को उस तक पहुंचना, इस वर्ग तक जाना, इसका काम इस वर्ग ने किया। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की हम चर्चा करेंगे, आंकड़ों के साथ भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि, और इस देश में कई बार मुझे लगता है कि इस वर्ग के अगर हम आइकॉन की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा भी लेते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को रियल में समाज में इस्टेब्लिश करने का और समाज तक पहुंचने का इस सरकार ने या वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने बहुत अग्रेसिव होकर काम किया और बहुत सकारात्मक दृष्टि से काम किया, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। प्रोफेसर नुसरत, जैसा कि अभी हम सर से भी बात कर रहे थे, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे हमने देखा कि तमाम जो अलग अलग शहर जिनकी हम बात करते हैं, चाहे हम बड़े शहरों की बात कर लें, दिल्ली मुंबई की बात कर लें, इसके अलावा जो Tier 1 के शहर होते हैं, Tier 2 Tier 3, और उसके बाद जो ग्रामीण इलाके आते हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि जो भेदभाव की स्थिति रहती है अभी भी लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन जो बड़े शहर हैं जहाँ पर लोग बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, मुंबई की हम बात कर लें, दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ बहुत पाई जाती हैं। तो वहाँ पर किस तरह से इन योजनाओं को पहुँचाया जा रहा है, जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है, किस तरह से वहाँ पर इसके लिए बड़े बड़े स्टेप्स उठाए गए हैं अभी तक? जी, तो गौरव जी, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, तो सबसे पहले तो जो यहाँ फैसिलिटीज़ या जो यहाँ का कल्चर होता है उसमें उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बेसिकली नहीं होता है। और जितना हम डीप पीछे को जाते जाते हैं और अल्टीमेटली ग्रामीण जगह पर जाते हैं, एक तो अवेयरनेस की कमी होती है। जो चीज़ें हैं भी, ऐसा नहीं है कि जो स्कीम्स या पॉलिसीज़ या मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव हैं या गवर्नमेंट के, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है, वो तो सबके लिए समान होते हैं। पर कई बार पहुंच जो है, पहुंच में दूरी होती है, अवेयरनेस में दूरी होती है, माध्यम नहीं होते हैं। तो आज हम अगर ये माध्यम देख रहे हैं जो टेली कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिस माध्यम से आज सब लोग देख सकते हैं, तो मुझे लगता है, और दूसरी चीज़ कई बार इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है कि जो स्कीम्स रखी गई, जो चीज़ें बनाई गई। अब जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल देखें, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, यानी कि सामाजिक जो हमारा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय और सशक्तिकरण, जो बहुत सारी जो स्कीम्स बनाते हैं, जो इंटरेस्ट देखते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो वो मंत्रालय के अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे पैरेलल डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। जैसे कि एक बना रखा है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट ब्यूरो, जो बहुत ज़्यादा काम करता है, और वो ब्यूरो काम करता है तो उसका इफेक्ट दिल्ली जैसी जगह में ज़्यादा जल्दी दिखाई दे जाता है, जो कि दूसरी जगहों पे इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता है। और अभी प्रोफेसर राजकुमार जैसा कि बता रहे थे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट करे। फॉर एग्जांपल जो लॉज हैं, इवन अगर हम बात करते हैं कोई सा भी लॉ, तो लॉ तो सबके लिए होती है, पर उस लॉ को जनरली, लॉ को या सिमिलरली स्कीम को जो पहुंच होती है, वो जो लोगों में या तो एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, या जो लोग किसी भी और माध्यम से उसको पहुंच सकते हैं, अपने माध्यम से गरीब इंसान की पहुंच लॉ को नहीं हो पाती है, लॉ को यूज़ करने की भी नहीं हो पाती। तो जो आपका सवाल है उसके हिसाब से वैसी भी सारी स्कीम जो आती हैं उसकी पहुंच इन लोगों तक इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये नहीं समझ पाते कि किसको जाके ये मांगे, कौन देने आएगा। बट यहाँ पर मैंने नोट करा है बहुत पॉजिटिवली इस प्रेजेंट एरा में बहुत कुछ हो रहा है। चीज़ें स्कीम से जो पैसा पहुँचता था वो अब उन्हें डायरेक्ट पहुँचता है। जो मनी ट्रांसफ़र्स हैं, जो बेनिफिट्स ज़्यादातर मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत सारे दिए जाते हैं, आर्थिक रूप से उन्हें समृद्ध करने के बेनिफिट, इवन बच्चों का भी जो पैसा है स्कॉलरशिप का है, अगर वो डायरेक्ट अकाउंट में पहुँचता है। पहले जो, क्योंकि हम जो आज बात करते हैं, जो पीछे की फॉल्ट्स हैं उन्हीं को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। तो पहले एक वजह ये भी थी कि जितनी योजनाएं, जितनी भी उनके लाभ के लिए चीज़ें करी जाती थी, वो उन तक पहुंच नहीं पाती थी। बीच में मिडिल मैन्स, बीच में मीडिएटर्स, और दूसरा उनकी अशिक्षित होना उसमें आग
का काम करता था। अभी बहुत अच्छा ये हो गया है, हर चीज़ की पहुंच बहुत डायरेक्ट हो गई है। तो और जो आज का रिजल्ट है वो मैं समझती हूँ वो कुछ दिन बाद दिखेगा। और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ने भी इस चीज़ को जाना समझा और उसके बाद ही एक्शन लिया है। बिल्कुल, और ये चीज़ें अभी हमें शायद 1-2 साल में आपको दिखेगा इफेक्टिवली, एंड अभी थोड़ा दिखने लगा है। वो सब कहते हैं कि हमें जो बेनिफिट आपने बनाए हैं वो मिल रहे हैं। हमारे बच्चों को समय पे पैसा मिल जाता है ताकि वो अपनी किताबें खरीद सकें, या हम बहुत सारी जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। पहले क्या होता था कि वो स्कॉलरशिप लेते लेते ही बच्चे का साल निकल जाएगा, या फिर उसके लिए इतनी भाग दौड़, इतनी जोखिम उठाना पड़ेगी कि कुछ लोग तो हार के ही बैठ जाते थे। तो अभी बहुत चीज़ें स्मूथ होती जा रही हैं, एंड आई अप्रिशिएट ऑल दैट। निश्चित तौर पर, क्योंकि सामाजिक तौर पर जिस तरह से उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की जो कवायद है वो तेज गति से जारी है, और सरकार तमाम ऐसे स्टेप्स, तमाम ऐसे कदम उठा रही है जिनसे उनके जीवन को बहुत ज्यादा सुगम बनाया जा रहा है। और यही तो है बदलाव की प्रणाली, जो साफ तौर पर न्यायिक व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त भी करती है, और साथ ही साथ न्याय दिलाने के लिए भी जो आखिरी तबका है, आखिरी व्यक्ति है, उस तक न्याय पहुंच सके, इस बात को भी सुनिश्चित करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देश भर के 300 से भी अधिक संविधान सभा के सदस्यों की अथक परिश्रम और जोरदार मंथन के बाद भारत के लोगों ने स्वयं को अमृत कलश के रूप में दिया एक नायाब उपहार, संविधान। इसी जीवंत और पवित्र मार्गदर्शिका के बल पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के विविधता भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोता है हमारा संविधान। संविधान है हमारे देश का महाप्राण, जो हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के साथ साथ प्रतिष्ठा, गरिमा और अवसर की समानता भी प्रदान करता है। गर्व है हमें अपने संविधान पर, जो हमें प्रकाश और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वतंत्रता की 75 साल की गौरवपूर्ण यात्रा हमने इसकी मदद से पूरी की। समय समय पर जरूरत के अनुसार इसे और बेहतर किया। वंचितों तक इसकी पहुंच को और आसान बनाने को प्रतिबद्ध हैं हम। इसलिए लोकतंत्र के 75वें वर्ष में पूरे वर्ष हम करेंगे संविधान समर्पित। सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति जैसे विविध अभियानों का आयोजन संविधान में लिखी समानता, कर्तव्य और अधिकारों के आधार पर ही हम संकल्प से सिद्धि की मंजिल भी हासिल करेंगे। हमारा संविधान, हमारा सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनुसूचित जातियों को हम लेकर आज बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी पर हमारा फोकस भी है कि कैसे उनकी जिंदगी में सरकार की योजनाओं द्वारा और सरकार द्वारा किस तरह से प्रकाश डाला जा रहा है, जिससे उनके जीवन में एक बड़ा उजाला निकलता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर ये जो नई किरण है, यही उम्मीद है आने वाले कल के लिए, जो उनके बेहतर भविष्य की कामना तो करती है, साथ ही साथ उनको सशक्त और मजबूत भी बनाती है। डॉक्टर राजकुमार भी हमारे साथ हैं, अब उन्हीं के पास चलते हैं। सर, आपसे ये समझना चाहूँगा, हम इससे पहले टियर 1, टियर 2 और इस तरह के शहरों की बात कर रहे थे। हमने राज्य दर राज्य भी देखा है कि यहाँ पर आंकड़ों में बड़ा परिवर्तन है। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनसे कितना बेनिफिट्स यहाँ पर लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है? अभी आपने चर्चा की शहरों की, मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के अध्ययन के लिए, उसके चिंतन के लिए आपको गांव की तरफ जाना होगा। और मैं कहता भी हूं कि भारत एक गांव का देश है, 60 लाख गांव का देश है, और इन्हीं गांव में बहुत बड़ी संख्या में इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग रहता है जी। अगर इनके पिछले 10 सालों की बात करें, पिछले कुछ वर्षों की बात करें, तो यहाँ का अपलिफ्टमेंट की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है उसके कई सेगमेंट है। उनका सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ, सामाजिक सशक्तिकरण कैसे हुआ जी, उनका आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हुआ, उनका शैक्षिक सशक्तिकरण कैसे हुआ, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण कैसे हुआ। और मुझे ऐसा लगता है इन सभी योजनाओं के लिए वर्तमान सरकार ने कई योजनाएं स्टैब्लिश की है, जिसके कारण उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है, उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है, उनका, अब मैं कहता हूं, शैक्षिक सशक्तिकरण भी हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो जैसे उदाहरण में 2015 में सरकार ने आते ही, शायद 2014 में सरकार ने आते ही स्वच्छता अभियान चलाया जी, स्वच्छ भारत मिशन चलाया, और इस देश में लगभग मुझे लगता है कि 5 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए।
ये शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए। आज भी गांव के अंदर, मुझे कहते हुए बड़ा होता है कि देश के अंदर 70 साल 60 साल महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था, तो इस सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों की संख्या में शौचालय का निर्माण घरों में भी कराया और स्कूलों में निर्माण कराया। मुझे रिपोर्ट की भी जानकारी है, पिछली सरकारों में एक इंटरनेशनल एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट रखी गई कि क्या कारण है कि स्कूलों के अंदर जो छात्राएं हैं वो कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 में नहीं जाती है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि उस स्कूल छोड़ने का बहुत बड़ा कारण यह था कि उस स्कूल में छात्राओं के लिए अलग शौचालय नहीं थे। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने उस रिपोर्ट को तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इस रिपोर्ट को उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देखता हूं कि महिलाएं सुबह सुबह सूरज उगने से पूर्व महिलाएं जाती थी। ये मुझे लगता है कि ये सोचना ही, और इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा कि शौचालय इस देश की अस्मिता का विषय है, सम्मान का विषय, एक विषय चला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो मुद्रा योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, यह आर्थिक सशक्तिकरण का विषय है। जनधन योजना के अंदर उन्होंने जीरो अकाउंट पर इस देश में, मैं कहता हूं कि 51 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट के माध्यम से खाते खुले, और उसमें बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है। माना 140 करोड़ की आबादी में लगभग 51 करोड़ के तो खाते पिछले वर्षों में खुले। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे जन सुरक्षा योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ये सारी की सारी योजना, बहुत लंबी फहरिस्त है, उसमें मैं चर्चा कर सकता हूँ, आंकड़ों के साथ भी बता सकता हूँ। लेकिन ये सारी की सारी योजनाएं जो पहले केवल मैं बात करते थे, हमारे सामुदायिक विकास योजनाएं भी चलती थी पुरानी सरकारों में, वो योजनाएं केवल राज्यों के राजधानी तक सीमित थी, लेकिन इन सरकार के माध्यम से वो गांव तक पहुंची है, और उसके कारण टेक्नोलॉजी भी और सरकार के एफर्मेटिव एक्शन का बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल। प्रोफेसर नुसरत, हम अगर बीते 10 सालों की बात करें, कुछ आंकड़े तो आपने गिनाए ही, लेकिन साथ साथ अगर हम रेशियो की बात करें तो ये रेशियो कितना बड़ा एक अंतर लेकर आया है, और किस तरह से ये रेशियो साल दर साल और बढ़ता गया है, किस तरह से उनकी जो प्रगति है वो लगातार और ज़्यादा बढ़ती जा रही है? ओके, सो गौरव, हम अभी बात कर रहे थे, हमने जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया तो बहुत सारे अपलिफ्टमेंट्स दिए, कुछ सारे लॉज भी हम लाए और स्कीम्स, मैं अभी कुछ स्कीम के नाम की भी बात करूंगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा में आया, शिक्षा में आया और एम्प्लॉयमेंट में आया, जो उनकी नौकरियों में। और जो ये बदलाव था शिक्षा में, जो बदलाव कह रहे हैं, सबसे पहले तो इनरोलमेंट ही होना चाहिए बच्चों का। तो जब हमारे पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लॉ भी आ गया था 2011 में, तो वो तो खैर सबके लिए, हर बच्चों के लिए, चाहे बट जनरली गरीब बच्चों के लिए, बिकॉज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जब हम कहते हैं तो वो लोग जिनकी पहुंच नहीं थी, जिनकी रीच नहीं थी, और उसमें भी जो अल्टीमेटली रह जाते थे वो हमारे अनुसूचित जाति के लोग रह जाते थे। तो अनुसूचित जाति के बच्चों की अगर हम बात करें, उनका इनरोलमेंट, तो उनका प्राइमरी एजुकेशन में जो एक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ के 90% हो गया है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और एजुकेशन हर डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। अगर एजुकेशनली आप एम्पावर्ड हैं तो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड अपने आप ही हो जाएंगे आप। और जब आप एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से एम्पावर्ड हैं तो आप सामाजिक, आपको एम्पावरमेंट अपने आप मिल जाएगा। तो पहले तो प्राइमरी शिक्षा, और अक्सर ये देखा जाता था प्राइमरी शिक्षा के बाद बहुत ड्रॉप आउट हो जाता था और मैट्रिक और उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते थे, और ड्रॉप आउट रेट बहुत रहती थी बच्चों की। लेकिन ये ड्रॉप आउट रेट का रेशियो बहुत ही रिड्यूस हो गया। पहले 15% था SC ST के लोगों का, पर वो अब सिर्फ 5% रह गया ड्रॉप आउट स्कूल के बाद, यानी कि दे गो फॉर हायर एजुकेशन, दे गो फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन में उनका इनरोलमेंट 80% है, विच इज़ एक्चुअली एक तरह का बहुत बड़ा हाईलाइट है, एक तरह का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उनका सेकेंडरी एजुकेशन में। और उसके बाद जब हायर एजुकेशन आती है, जिसे हम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की शिक्षा कहते हैं, तो विश्वविद्यालय की शिक्षा में भी उनका इनरोलमेंट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उस बढ़ने की वजह दोनों हैं, एक तो रिजर्वेशन भी दे रखा है हमने, और बहुत सारे प्रमोशंस और बहुत सारे जो उनको इंसेंटिव्स बच्चों को दिए जाते हैं, तरह तरह के स्कॉलरशिप, चाहे वो उनके मैट्रिक के अच्छे नंबरों के ऊपर हों या फिर उनके मेरिटोरियस, यानी कि वो बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, उस बेसिस पे उनको जो स्कॉलरशिप, जो उनको छात्रवृत्ति योजनाएं हैं वो दी जाती हैं, या उनके छात्रावास में रहने की फ्री चीज़ें करी जाती हैं, जिसकी वजह से जो उनका रेशियो है
वो विश्वविद्यालय की और कॉलेजेस की एजुकेशन में बहुत बढ़ गया है। फिर लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, वो भी बढ़ के 66.1% हो गई है, जो बहुत ज़्यादा है। और अभी रीसेंट सर्वे तो एक दिखा रहा है, मैं कल ही पढ़ रही थी इसके ऊपर, 70% हो गया, इवन वो 61% से भी अब बढ़ चुका है। और सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट में भी हमने, चाहे वो रिजर्वेशन दे के या उनके लिए स्कीम्स बना के या उनको इतना पढ़ा लिखा, हर बच्चे को ज़रूरत भी नहीं होती। मैं खुद चूँकि एक प्रोफेसर हूँ, तो बच्चे आते हैं वो ये माध्यम से अगर दाखिला लेते हैं, पर जब वो क्लासरूम में आते हैं, कई बच्चे उनमें से खुद ही बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जो बाद में बस एक मौके की ज़रूरत होती है उन्हें, और वो मौका अगर उन्हें मिल जाता है तो फिर वो बहुत अच्छा करते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब में अगर उनका देखा जाए तो रिजर्वेशन भी है, और इस वजह से वो एक काफ़ी जो एक बढ़ावा आया है, वो बहुत बड़ा बढ़ावा है। और वो बिल्कुल। अब डॉक्टर राजकुमार जी, आप ही का रुख कर रहा हूँ। न्याय प्रणाली में, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम ऐसा जो तबका है जो बहुत पीछे है और उसको कई बार प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है, तो न्यायिक व्यवस्था में, न्यायिक प्रक्रिया में उनके लिए किस तरह से इन व्यवस्था की गई है जिससे उनको सुगम, सुलभ और उनके हित में न्याय मिल सके? अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ये सरकार न्यायिक दृष्टि से बड़ा सेंसिटिव है। जैसे मैंने कहा कि 2015 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को एम्पावर किया गया जी। 2018 में एक किसी केस के तहत उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर या उसमें कुछ परिवर्तन किया। मार्च 2018 में किया, लेकिन ये सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए अप्रैल में ही ऑर्डिनेंस के थ्रू उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिव्यू पिटीशन डाली। रिव्यू पिटीशन डालने के बाद उन्होंने 18 में अप्रैल के अंदर जैसे न्यू फर्स्ट सेशन शुरू हुआ और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने रोल बैक किया और कह सकते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत किया। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार ये सरकार न्यायिक दृष्टि से इस वर्ग को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। और उसके बाद मेरा ये मानना है कि इस प्रकार बहुत सारे केसेस शेड्यूल कास्ट जो आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, उनके द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च करना, उस आयोग के माध्यम से एक टोल फ्री नंबर को देना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमीशन की स्थापना करना देश के, क्योंकि सभी लोग दिल्ली में नहीं आ सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग में, तो स्टेट लेवल पर भी इस प्रकार के आयोग की स्थापना करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस प्रकार की स्थापना करना, तो मुझे लगता है न्यायिक दृष्टि से अनुसूचित जाति के प्रति सेंसिटिव है और मेरा ये मानना भी है। इसको अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मैं कई बार बोलता हूँ, अभी जैसे मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली और देश के कई हायर एजुकेशन के अंदर, चाहे वो वाइस चांसलर हो, डायरेक्टर्स हो, चाहे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के प्रोफेसर्स को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाया गया। मैं कई यूनिवर्सिटीज के कोई जानता हूं जो वाइस चांसलर बने हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं, डायरेक्टर्स बने हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस वर्ग के प्रति, और पहली बार गत सरकार के समय में 12 कैबिनेट मिनिस्टर अनुसूचित जाति वर्ग के किसी कैबिनेट में बने, ये भी सरकार का बहुत बड़ा रोल है। ये तो बहुत लगता है बिल्कुल दूसरा SC कमीशन और ST कमीशन को सेपरेट करके, क्योंकि पहले SC और ST कमीशन एक ही था, जिसके कारण देश भर के हजारों केसेस एक ही आयोग में थे। लेकिन सरकार ने प्रयास करके दो अलग, अटल जी के समय में दो अलग आयोग बने। दो अलग आयोग बनने के बाद अब अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय जल्दी मिलता है, अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय जल्दी मिलता है, और ये कार्रवाई और यही व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी जरूरत थी और सरकार ने इसको भापा समझा और उसी के लिए संकल्प से सिद्धि तक, जैसा संकल्प लिया गया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने की जो कार्यप्रणाली थी उसको कारगर करने में बहुत अहम योगदान सरकार का रहा है। और यही है कि इसलिए इनकी जो जिंदगी है, इनके जो जीवन है, उसमें तमाम यहाँ पर जो उतार चढ़ाव भरी स्थिति पहले हमें देखने को मिलती थी, अब उसमें एक बड़ा उजाला नजर आ रहा है और एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नुसरत आपका, और साथ ही साथ डॉक्टर राजकुमार आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो अनुसूचित जातियां उनको कैसे मुख्य धारा में तो लाया ही गया है, लेकिन कैसे उनके विकास के लिए, उनके सुदृढ़ भविष्य के लिए किस तरह से और ज्यादा परिकल्पना की गई है और उनके सुनहरे भविष्य को लगातार बढ़ाने के लिए और उसको उजागर करने के लिए लगातार यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिनका सीधा फायदा उन तक पहुंच रहा है।
उनके परिवारों तक पहुंच रहा है, और इसीलिए बदलाव की दृष्टि से जो तस्वीर है वो निरंतर बदलती जा रही है, क्योंकि नियत भी है, नीति भी है, और इसीलिए अनुसूचित जातियों की जब हम बात करते हैं तो उनकी नियति भी लगातार बदल रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश भर के 300 से भी अधिक संविधान सभा के सदस्यों की अथक परिश्रम और जोरदार मंथन के बाद भारत के लोगों ने स्वयं को अमृत कलश